हुआ है क्या? है दादा। ओके चलो। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है, आप लोग जानते हो आज। तो एफएम में सर आज कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, क्रेडिट रैशनिंग करते करते हम लोग सीख भी गए हैं, बहुत सारी चीज़ें थक भी चुके हैं। हाँ सर, बहुत दिन से चल रहा है तो मुझे लगा कि अभी थोड़ा दूसरा कुछ पढ़ते हैं। कुछ होमवर्क था, आई नो सर, था ना होमवर्क आप लोगों को। मैंने कुछ जैसे लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एक स्पेशल क्वेश्चन करने के लिए दिया था, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या क्वेश्चन था, कोई बता सकते हो क्या? किसके ऊपर क्वेश्चन था? एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया था क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर। बोलो बोलो। हाँ वो 2 नेट 1030 वाला। टू नेट 30 वाला, बट वो क्या टॉपिक क्या था? क्वेश्चन पढ़ के देखा क्या? फाइनेंसिंग डेटा। फाइनेंसिंग डेटर, उसमें मतलब फैक्टरिंग याद आ रहा है ना? यहाँ फैक्टरिंग सर्विस का क्वेश्चन था। मैं कल सॉल्व कराऊंगा आप लोग, ठीक है? अगर किसी ने ट्राई नहीं किया, बाई चांस भूल गए, तो प्लीज़ एक बार कोशिश करो। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होने का चांसेस कम है, आई नो। ऐसे स्पेशल टाइप्स ऑफ एरिया फाइनेंसिंग डेटर में, तो आई विल डिस्कस टुमारो, ओके? आज कुछ फ्रेश स्टार्ट करते हैं सर, मेरे मन में आज था कि कुछ फ्रेश स्टार्ट करूँगा। तो सर आज क्या पढ़ेंगे सर? आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज के बारे में बात करेंगे। क्या है सर? लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आज लेवरेज में बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कैपिटल स्ट्रक्चर में जाएंगे। सर ये लेवरेज वर्ड आप लोग कभी सुने हो पहले? अरे एफएम करने से पहले कभी ये लेवरेज वर्ड, या फिर एफएम करने के टाइम पे कभी भी लेवरेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेज? क्या समझ में आता है, क्या मालूम होता है लेवरेज से? अरे ये वर्ड सुन, हाँ रिस्क। यस सर, जो लोग फाइनेंस के साथ काफ़ी दिनों से उनको समझ में आ रहा है रिस्क। बिजनेस का जो रिस्क है, बेसिकली किस टाइप ऑफ रिस्क है बिजनेस का? डेब्ट इक्विटी रेशियो। हाँ वेरी गुड सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो। मतलब लेवरेज के अंदर डेब्ट इक्विटी रेशियो एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है सर। मतलब ये बात सुनने में बहुत सिंपल लगता है, ये डेब्ट इक्विटी रेशियो, जब हम लोग एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बात को सुनते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, बट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में जब देखा जाता है ना सर, ये डेब्ट इक्विटी रेशियो अच्छे अच्छे बिजनेस का ना हवा टाइट कर देता है, अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता है तो, है ना? अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो में बैलेंस नहीं कर पाया, ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कंपनी। तो एक्चुअली ये लेवरेज एनालिसिस जो है, इसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उस स्पेशल पार्ट के ऊपर आप लोगों को फोकस करवाया जाएगा कि एक कंपनी के अंदर जब आपको फाइनेंशियल कंट्रोलिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो लेवरेज उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? तो काफ़ी सारा एनालिसिस है इसके अंदर, क्वेश्चन भी है ऑब्वियसली, बट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस आपको यहाँ करना पड़ेगा। इवन जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी जब वो फंडामेंटली किसी कंपनी को डिटरमाइन करते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब नॉट जस्ट, जैसे आप लोग तो फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे, आई नो सर, एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएमए, एज ए सीएस, एमबीए फाइनेंस, कहीं कुछ भी करो आप लोगों को ये तो बहुत हेल्पफुल है। बट जब आप ऐसे जस्ट नॉर्मल एक इन्वेस्टर के तौर पे, ठीक है, आम इंसान के तौर पे, ऐसे पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इन्वेस्टर के तौर पे बहुत हेल्पफुल है। बट अगर स्पेशल अवे में जैसे लेवरेज एनालिसिस अगर आपको करना आ गया, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप कंपनी को बहुत इजीली एनालिसिस कर सकते हो। मतलब इजीली मतलब बहुत ही मतलब वर्किंग एक कॉन्सेप्ट है। तो चलो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, और बहुत सारा चीज़ें लिखना है आप लोगों को, आज बहुत सारा चीज़ मैं बताऊँगा लिख लिख के, ठीक है? तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और बोर्ड में आ जाए, ठीक है? स्क्रीन शेयर है कि नहीं? अरे स्क्रीन शेयर है आप लोगों से? ओके सर, ठीक है। तो सर हेडिंग कर दीजिए सर, लेवरेज, ठीक है? हेडिंग कर दो सर लेवरेज, ओके? लेवरेज लेक्चर 1, ओके? तो लेवरेज में आज बात जो लेवरेज का, अगर जैसे मैं लेवरेज बोला आपको, तो आपके मन में एक बहुत सिंपल सा बात आपके मन में आ जाना चाहिए। क्या बोलो तो? लिख लो सर। आप लोगों को पता है हम लोग एफएम पढ़ते ही हैं लिख लिख के। रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब
कोई भी बिजनेस, जरा थोड़ा धीरे धीरे अंदर जाने दो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा सर, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है। रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, हर बिजनेस में, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेस हो। नॉर्मली देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तभी होता है जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है, ऑब्वियसली लार्ज कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इवन मीडियम साइज इंडस्ट्री, अगर कोई भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, हर एक इंसान को ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एक्सपेंस करते हो, फिक्स लेवल पे कुछ एक्सपेंस करते हो, ठीक है, तो फिक्स एक्सपेंसेस करने के टाइम पे आपका कुछ रिस्क आ जाता है, ठीक है। जैसे कुछ सिंपल लॉजिक है, जैसे मानो कि ऐसे क्या है, आप ही बताओ मुझे कि आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है बट आपके बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करता है, बताओ सर क्या हो सकता है? फिक्स्ड है बट रिस्क है। फिक्स्ड है पर रिस्क है, बोलो क्या रिस्क है? कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। इश्क का बात नहीं कर रहे सर, फिक्स्ड का बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जिसमें रिस्क क्रिएट होता है बिजनेस में? एक कॉमन सेंस में जो समझ में आता है बताओ सर। अरे बोलो सर। फिक्स्ड एक्सपेंस के कारण रिस्क क्रिएट होना, किसी को नहीं आ रहे दिमाग में? किसी के तो दिमाग में आना चाहिए। अरे बोलो ना सर, बोलो ना, क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। सेल्स में। हाँ सर बोलो। सेल्स, सेल्स में जो सेल्स, सेल्स करने के लिए एक्सपेंस। हाँ हाँ सर, वो तो रहेगा ही ना। हाँ, सेल करने के लिए ऑब्वियसली एक्सपेंस करते हो, बट टू बी स्पेसिफिक, थोड़ा स्पेसिफिक वे में बोलो, मतलब रिस्क है आपके लिए। बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हाँ हाँ बोल। नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसको बोलते हैं जैसे कि बैड डेब्ट जो हो जाता है, मतलब बेसिकली आप लोन दे के रखे हो किसी को, बट आपका लोन रिपे नहीं हो रहा है, आप किसी को क्रेडिट में कुछ सेल किए हो बट वो आपको पेमेंट नहीं करता है, उसको बोलते हैं। सर फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये थोड़ी ना हो गया कि आपको करना ही पड़ेगा, आप किसी को सेल ना भी करो तो चलेगा। फिक्स्ड एक्सपेंस करना ही पड़ता है और उसमें रिस्क है आपको। बिजनेस में जब भी ये एक्सपेंसेस होता है रिस्क आता ही आता है। और कोई? विशाल ने ट्राई किया, अनुज भी ट्राई किया। नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, हाँ नॉर्मल लॉस बोलो ना, कैसे लॉस हो सकता है? नॉर्मल लॉस, यस आई अंडरस्टैंड, बट एग्जैक्टली नहीं हो रहा है सर। थोड़ा सोचो, फाइनेंशियल लेवल में सोचो, ऑपरेटिंग लेवल में सोचो, सोचने का बहुत तरीका है। मौसमी ट्राई कर। रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, बिजनेस फिक्स्ड एक्सपेंस करेगा और बिजनेस को रिस्क क्रिएट करेगा, मतलब सीरियसली रिस्की है, सीरियसली रिस्की है। क्या कॉन्सेप्ट है? अरे फिर भी अनुज और विशाल तो ट्राई किया, आप लोग तो ट्राई भी नहीं कर रहे हो। अरे करो ना, सोचोगे तो दिमाग का यूटिलाइजेशन होगा तो अच्छा रहेगा। ज्योति अरे बोल, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला थक जा रहा है। हाँ आवाज नहीं आया, बोलो। लोन पेमेंट। लोन पेमेंट, सर लोन में क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। अरे लोन पेमेंट मतलब लोन का इंटरेस्ट पेमेंट। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ये एक अच्छा बात किया आपने। अगर बिजनेस में लोन है, जैसे कि स्टार्टिंग में अपना अनुज बोला था सर डेब्ट इक्विटी रेशियो, हाँ बहुत अच्छा बोला था, बहुत अच्छा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। बट सर डेब्ट के मतलब क्या है? डेब्ट मतलब लोन, है ना, डेब्ट मतलब लोन, वेरी गुड सर। तो ये डेब्ट का मतलब ही हो जाता है जैसे आपके बिजनेस में लोन है, और अगर आपके बिजनेस पे लोन है वही आपके लिए रिस्की है। क्या रे, आपके बिजनेस में लोन जो भी जितना भी अमाउंट का होता है, ठीक है, अगर बहुत मतलब आपके एसेट के हिसाब से अगर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा, तो आप रिस्की पोजीशंस पे हो। सिंपल बिजनेस एनालिसिस, सिंपल बिजनेस एनालिसिस, मतलब सुनने में बहुत रॉकेट साइंस जैसा फीलिंग आ सकता है, बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका लाइबिलिटी जरूरत से ज्यादा, आपके पास उतना एसेट नहीं है जितना आपने लाइबिलिटी कर लिया, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, तो बहुत रिस्की हो जाता है। और अगर आपके पास एसेट्स है और आपने जितना लाइबिलिटी लिया इतना आप रीपे कर सकते हो, ठीक है, इट्स दैट इज ऑल्सो रिस्क, बट ये रिस्क आप बेयर कर सकते हो। तो सवाल वही है, लेवरेज आपको वही सिखाएगा कि बिजनेस कितना रिस्क बेयर कर सकता है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसका लाइबिलिटी मतलब लोन वगैरह बहुत है। ये बात मैं नॉर्मली बहुत जगह में ये आजकल मतलब स्टॉक मार्केट में भी डिस्कस किया था फंडामेंटल्स में,
इवन अकाउंट्स के क्लास में भी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने डिस्कस किया था। ये अदानी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट है 2020-21 लेटेस्ट रिपोर्ट है सर, ठीक है, एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो ये अदानी के रिपोर्ट में मैं एक बार जाता हूँ आपको, ठीक है, कैसे आपको समझ में आएगा, कहाँ से देखने को मिलता है, यू हैव टू नो दिस थिंग्स कि कहाँ से आप फाइनेंशियल रिपोर्ट समझ सकते हो, तभी ना आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए काम कर पाओगे ना सर। तो जस्ट एक बार मैं शो करता हूँ आपको, ऐसे लिवरेज में मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा आपको। जस्ट एक बार मैं कहाँ जाने से मुझे इसका लाइबिलिटी वगैरह का डिटेल्स पता चलेगा। अरे बैलेंस शीट में, हाँ सर बैलेंस शीट में आई थिंक मिल जाएगा, यस। बहुत लंबा रिपोर्ट है, दिखाने के लिए बोल तो देता हूँ पर उसके बाद ढूंढने में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यस, अरे चलो थैंक यू, मिल गया। कम से कम 500-700 पेज का है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है और मुझे पेज नंबर भी याद नहीं रहता। अच्छा बैलेंस शीट, ये देखो सर, बैलेंस शीट में कंपनी का लोन देखो, एसेट देखो, इसके पास अगर मैं आपको इसका फिक्स्ड एसेट्स देखो, ठीक है, नॉन करेंट एसेट, ठीक है, इसका डेटा देखो, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स देखो, करेंट एसेट्स देखो, आपको दिख जाएगा। तो इसका नॉन करेंट एसेट्स मतलब एसेट में अगर इसका दिख रहा है 50,610, 50,000 करोड़ का एसेट है इसके पास, और इसका ये फिक्स्ड में है, ठीक है, फिक्स्ड में है, और नॉन करेंट में है मतलब करेंट में है, मतलब करेंट एसेट जो है इसका 7,000 करोड़ के आसपास। लाइबिलिटी देखते हैं सर, चलो देखें। नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म, सर 50,000 का एसेट है, 50,000 करोड़ का एसेट है, पर देखो आप एक चीज, 30,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी है इसका, 30,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, मजाक नहीं है। और करंट लाइबिलिटी पे भी देखो 7,000 करोड़ का एसेट्स है इसके पास, बट 5,000 करोड़ का इसका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी है। दिखाई दे रहा है क्या जो मैं आपको शो किया? क्या रे, बैलेंस शीट के अंदर से मैंने आपको जो शो किया करेंटली, क्या आपको दिखाई दे रहा है? अरे अब एक चीज देखो सर, थोड़ा प्रैक्टिकली समझा करो, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ही है सर, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करके कंपनी के फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना, ठीक है, कि आगे क्या करना चाहिए। तभी फाइनेंशियल एडवाइजर का इतना डिमांड होता है, तभी फाइनेंशियल एडवाइजर का इतना डिमांड होता है, ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। तो आपको मैं अभी लेके चलता हूँ एक कंपनी के लिए बारे में। क्या कंपनी दिमाग में आ रहा है सर? अच्छा चलो एयरटेल के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैं एयरटेल के बारे में थोड़ा सा बताया था। एसएसएस का स्टॉक में भी अच्छा ग्रोथ आया सर, आप देख सकते हो लास्ट 1 मंथ में इसका ग्रोथ, यस एकदम बढ़िया ग्रोथ किया था, फिर से थोड़ा डाउन हो गया है। लेकिन ये तभी हुआ था जब वो वोडाफोन आइडिया बोला था कि वो लोग बंद करने जा रहा है। अभी क्या करते हैं देखो, गवर्नमेंट ने अभी भी कुछ बोला नहीं है। वोडाफोन आइडिया बोला ना कि वो लोग अभी सर्विस बंद करेगा, ऐसा बोला है। फाइनेंशियल कंडीशन उनका भी बहुत खराब है। इसका फाइनेंशियल्स में चलते हैं, 2 मिनट देखो सर, फाइनेंशियल्स में चलते हैं। बड़ा एयरटेल का फाइनेंशियल्स में इसका इनकम का हालत आप देख सकते हो, क्या दिखाई दे रहा है इनकम का हालत? 15,000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है रे बाबा, लॉस है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इसका नेट इनकम दिखाई दे रहा है क्या? अरे नेट इनकम दिख रहा है क्या? 15,000 करोड़ का नेट लॉस है इसका। और उससे पहले वाला ईयर में मतलब फाइनेंशियल ईयर 20 में 32,000 करोड़ का लॉस था। दिखाई दे रहा है ये सर? नो बताओ क्या रे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, इतना तकलीफ बोलने में, हाँ ना बोलो सर। ये दिखाई दिया कि नहीं दिया? है दादा। है ना। अब चलो पीएल छोड़ के बैलेंस शीट में चलते 2 मिनट। ये आपने देखा नेट इनकम का हालत देखा, बैलेंस शीट में कंपनी का जो एसेट लायबिलिटी का सिनेरियो देखो सर, ठीक है। ये तो करंट नेट इनकम आपने देखा, एसेट लायबिलिटी देखो। फाइनेंशियल ईयर 21 में टोटल एसेट इसका है 3,44,417 करोड़ और टोटल लायबिलिटी है 2,63,190 करोड़। समझ रहे सर? मतलब एसेट इतना है कि लायबिलिटी में चुकता कर सकता है, बट सर इनकम का सिचुएशंस करेंटली अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि जब बिजनेस रिस्की पोजीशंस पे कब आ जाते हैं? जब इनकम में प्रॉब्लम हो जाते हैं और एसेट लायबिलिटी में भी मुश्किल बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लायबिलिटी हो जाए, जैसे इसका लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है सर, करेंट लायबिलिटी 1,11,000 करोड़ का इसका करेंट लायबिलिटी है, 1,11,000 करोड़, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 1,51,554 करोड़। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनारियो क्रिएट करता है कंपनी के बारे में, ठीक है। तो ऐसे में आपको हजारों कंपनी इसके आपको मैं दिखा सकता हूँ जिसके बारे में आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो।
तो लेवरेज से एक्चुअली आपको ये सब कंपनी का रिस्क पोजीशन आपको समझ में आएगा, आपका कंपनी का रिस्क पोजीशन समझ में आएगा। जैसे लेवरेज क्या है ये नोट्स में आपको शेयर करूंगा सर, आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं अभी बहुत कुछ लिखाऊंगा आप लोगों को। लेवरेज रिजल्ट्स फ्रॉम यूजिंग बोरोड कैपिटल। लेवरेज कैसे क्रिएट होता है? बोरोड कैपिटल से। बोरोड कैपिटल मीन्स जो आप उधार लेते हो एज फंडिंग सोर्स बिजनेस करने के लिए। व्हेन इन्वेस्टिंग टू एक्सपेंड द फर्म्स एसेट बेस एंड जनरेट रिटर्न्स ऑन रिस्क कैपिटल। क्यों करते हो लोन, क्यों लेते हो? आपको बिजनेस का जो एसेट बेस है उसको बढ़ाना होता है एंड उसके बदले में आपको रिटर्न जनरेट करना होता है। लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपके कैपिटल को रिस्क में डाल रहे हो, बिकॉज आप लोन का जो मतलब लोन जो ले रहे हो उसका जो इंटरेस्ट है वो तो आपको रीपे करना पड़ेगा। और खुद खाओ ना खाओ लोन का इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है सर। खुद खाओ ना खाओ, समझ रहे हो, मतलब प्रॉफिट होगा नहीं होगा फर्क नहीं पड़ता, लोन का इंटरेस्ट रीपे करना मैंडेटरी है। लिवरेज यही पर बात करता है सर। तो लिवरेज इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग बोरोड मनी। जो पैसा आप लोन पे लेते हो उसको ऐसे इन्वेस्टमेंट करो ताकि आप इतना भी रिस्की पोजीशंस पे ना पड़ो। इसमें आपका बिजनेस डिसीजंस, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। Specifically, the use of various financial instrument or borrowed capital to increase the potential return of an investment. आप बोरो तो कर लेते हो लेकिन आपको समझना चाहिए कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करें, पोटेंशियल रिटर्न अगर प्रॉपरली ना हो जाए मुश्किल में पड़ जाओगे। ठीक है, इसमें आपका आइडिया में जो पैसा आ रहा है और उस पैसे के बेसिस में अगर आप मुश्किल में पड़ जाते हो तो पैसा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैसा की यूटिलाइजेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए। लेवरेज कैन ऑल्सो रेफर टू द अमाउंट ऑफ डेब्ट अ फर्म यूजेस टू फाइनेंस एसेट्स। कितना डेब्ट वो ले रहा है अपने एसेट्स फाइनेंस करने में, मतलब बड़े मशीन लेना है, बड़ा लैंड लेना है, बड़ा जमीन लेना है, बड़ा प्रॉपर्टी बनाना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बनाना है, जो करना है करो। जैसे अदानी का बात मैं कर रहा था, अदानी का क्या है, बड़ा बड़ा पोर्ट होता है सर, उसका बहुत खर्चा होता है एसेट बनाने में, इसीलिए इसका इतना लोन है। ये जो अदानी में आपको शो कर रहा था ना अभी, अदानी का इतना लोन क्यों है? आपके मन में सवाल आना चाहिए जब आप किसी बिजनेस की क्वालिटी को चेक करते हो, तो आपके मन में बेसिक फाइनेंशियल क्वेश्चन है सर, ये सब बेसिक फाइनेंशियल क्वेश्चन है कि भाई अदानी का सर इतना क्यों लाइबिलिटी क्रिएट कर, 30,000 करोड़ का लाइबिलिटी लेके क्या कर रहा है ये? हाँ, दिमाग खराब तो नहीं हो गया अदानी पोर्ट का? सर दिमाग क्यों खराब होगा? आप इसका बिजनेस का कॉन्सेप्ट तो समझो। जैसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के साथ भी एक टाई अप किया है कि इतना दिन से अदानी का वेस्ट बंगाल में ऐसा कुछ बात नहीं था, अब वो वेस्ट बंगाल में आ रहा है सर। वेस्ट बंगाल में मोस्ट प्रॉब्ली हल्दिया पोर्ट में वो अपना पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा। ये देख सकते हो आप, अलग अलग बहुत सारा जगह में है सर। ये देखो विजिनियम पोर्ट, ठीक है, कृष्णपत्तनम पोर्ट, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में ये बहुत सारा जगह में काम करते हैं। मैं आपको लिस्ट भी दिखा सकता हूँ मैप वाइज, इसमें आपको मैप भी दिख जाएगा। ये देखो पूरा भारत में इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है उस पर 33.5 मिलियन मेट्रिक टन का वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करके रखा है। ठीक है, और ईस्ट कोस्ट जो है सर हमारा देश का 163 मिलियन मेट्रिक टन। मुंद्रा जो है सर गुजरात में, वो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है सर मुंद्रा। ठीक है, यहाँ से 264 मिलियन मेट्रिक टन सिर्फ गुजरात की मुंद्रा से ही एक्सपोर्ट का काम हो जाता है। ठीक है, और जितना एक्सपोर्ट होगा कंट्री के लिए भी अच्छा है। अब कहने का मतलब क्या है सर? सर कहने का मतलब है ये जहाँ जहाँ आपको बिंदी दिख रहा है ना सर, जहाँ जहाँ आपको बुलेट दिख रहा है अलग अलग हिसाब से, सबका मतलब है किसी जगह में आपको कंटेनर टर्मिनल दिखेगा, कहीं पर बल्क टर्मिनल दिखेगा, कहीं पर मल्टीपर्पज पोर्ट दिखेगा, कहीं पर सिलोज दिखेगा, कहीं पर एक्जीनियर्ड दिखेगा, कहीं पर लॉजिस्टिक पार्क दिखेगा, कहीं पर सिलोज अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो पोर्ट वाइड पोर्ट के केस में दिखा जाता है क्या होता है, लॉजिस्टिक पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सभी स्पेशल मतलब इकोनॉमिक जोन के लिए भी यूज करते हैं और साथ में पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए एसेट क्लास बनाना जरूरी है, लेकिन इतना एसेट क्लास के लिए उसके पास फंड कहाँ से आएगा? ऐसे इसके पास एसेट है, ठीक है, अब एसेट क्लास के लिए उसको क्या करना है? लोन लेना है। अब लोन लेके अगर बिजनेस ना चल पड़ा तो बिजनेस तो प्रॉब्लम में आ जाएगा ना यार। बात कुछ समझ में आ रहा है? लोन लेके अगर बिजनेस ना चला तो मुश्किल में हो जाएगा ना। आप गलत जगह में पैसा डाल देते हो या फिर आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, ज्यादातर केस में इसीलिए लोग फंस जाते हैं। बट एक चीज देखो, आज अदानी वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन में से एक बना है, इंडिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बना है, तो तब रिस्क उठाया तभी बना। ऐसे बोलते हैं, कहावत है, नो रिस्क नो गेन, बट इन्होंने देखो क्या रिस्क उठाया। हाँ, कोई भारत का एक्सपोर्टिंग बिजनेस को ऐसे बूस्ट करेगा आज तक कोई नहीं सोच पाया था। बहुत सारे लोग अदानी से पहले ये पोर्ट के बिजनेस में आया है सर, लेकिन अदानी जैसा कोई नहीं करके दिखा पाया। ठीक है, उल्टा जिनके पास पोर्ट का बिजनेस था सभी यही कॉन्सेप्ट लगाया, इस बिजनेस में तो कुछ है नहीं। बट सर वो विजन होना चाहिए ना। बहुत लोग अदानी वगैरह से जलते हैं, मैं देखा हूँ, बहुत जन से बात करता हूँ, जलते हैं। लेकिन मेरे को ना ये
कौन की क्या जलता है, कौन 2 नंबर ही करता है, कौन 3 नंबर ही करता है, कौन गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके क्या कर रहा है, कौन मोदी के साथ किसका कितना इंटीमेसी है, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो विजन देखता हूँ सर, मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं किसी इंसान का विजन देखता हूँ। आज कोई अगर रिचेस्ट बना है, लार्जेस्ट बना है, उसके पीछे उनका विजन देखो, उनका सोच देखो। हाँ सर, क्या मैं गलत सोचता हूँ? मेरे हिसाब से तो सर लोगों का मतलब जो रीच बनता है उनका सोच को सीरियसली, उसका सोच को दाद देना पड़ेगा कि वो जो विजन देखता है उस विजन को एप्लीकेबल करने के पीछे। ऐसे ही लोग करोड़पति, मिलीनियर, बिलियनियर नहीं बनता, जरूर कुछ तो स्पेशल बात होंगे उन पे, ठीक है, कुछ तो स्पेशल बात होंगे। अब उसके लिए उसको गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन रखना हो या फिर किसी के साथ किसी तरह का सेटअप करना हो, सेटिंग करना हो, वो अलग बात हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, है ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन आपको लेवरेज को कंट्रोल भी करना है। अब ऐसे जगह में जैसे येस बैंक, राणा कपूर का बात मैं करता हूँ, वो क्या प्रॉब्लम में फंस गया सर, येस बैंक का क्या प्रॉब्लम हो गया? चलो देखो एक बार येस बैंक का हालत, लेवरेज पढ़ने से पहले एक बार बैकग्राउंड समझ लो। येस बैंक का करंट शेयर प्राइस 13 चल रहा है, 5 साल पहले येस बैंक का एक शेयर का प्राइस चल रहा था 391 में। येस बैंक में क्या प्रॉब्लम हो गया? इसका जो ओनर है राणा कपूर, ये बिजनेस को समझ नहीं पाया, ये ऐसे ऐसे एसेट क्लास में अपना पैसा फंसा दिया जो एसेट क्लास उनको रिटर्न नहीं दे पाया। मतलब बैंक के लिए क्या है, बैंक जिसको एडवांस देता है वो उसका एसेट क्लास होता है। बैंक का मेन बिजनेस क्या है? दूसरे को लोन देना। तो बैंक के लिए लोन लायबिलिटी है, बैंक किसी को लोन देता है, इज दिस बैंक लायबिलिटी और इज दिस बैंक एसेट्स? अरे बैंक जब किसी को लोन प्रोवाइड करता है तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी है कि एसेट है? सर एसेट। एसेट है। तो वो तो ये जो पैसा पार्क किया ना, ये जो जहां जहां पर पैसा पार्क किया, गलत एसेट क्लास बना दिया और उसी का चक्कर देखने को पड़ा। ऐसे ऐसे बिजनेस का फोरकास्टिंग किया, ऐसे ऐसे बिजनेस को लोन दिया जो बिजनेस खुद ही प्रॉब्लम में है, जिसका खुद का एसेट क्लास खराब है, मतलब वो फ्यूचर नहीं देख पाया। ऐसे इसमें डुप्लीकेसी भी है, पूरा का पूरा राणा कपूर का फैमिली अभी कस्टडी में है, मुझे जितना खबर है कस्टडी में। करप्शन का भी कुछ बदबू आया, खबर मिला है सर, ईडी को खबर मिला है, ऑडिट करके पता चला है, एनएफआरए को पता चला है, तो चल रहा है अभी सब, ये सब चर्चा चलेगा अभी। तो अब इसका सिचुएशन देखो, ये देखो इसका, ये तो रिसेंटली ये स्टेट बैंक वगैरह आके इसको बचाया है, लेकिन इसका नेट इनकम देखो 16,000 करोड़ का लॉस, 16,000 करोड़ का लॉस एक बैंकिंग बिजनेस में, जो जिसका इनकम मेनली इंटरेस्ट से आता है। 16,000 करोड़ का मजाक है। उससे पहले 1700 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसके बाद ऐसे गलत जगह में पार किया, देखो 16,000 करोड़ का लॉस हो गया। उसके बाद अभी थोड़ा सा बचा है, फिर लास्ट 1 साल में थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आया है, बिकॉज इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन करके ये सिस्टम लोगों के सामने थोड़ा अलग दिख रहा है। इसका एसेट क्लास भी देख लो एक बार, इसका एसेट लायबिलिटी का हिसाब भी देख लो, बैलेंस शीट जाना पड़ेगा थोड़ा। देखो सर इसका एसेट लायबिलिटी का भी हिसाब देखो, इसका टोटल लायबिलिटी है 2,40,455 करोड़ का, और टोटल एसेट है इसके पास 2,73,593 करोड़ का। सर इतने बड़े बिजनेस में आप देख रहे हो सर एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस, हाँ भयंकर हालत है सर, सीरियसली बहुत चिंता का विषय है। इक्विटी का सिचुएशन तो क्या बताऊं, टोटल कैपिटल का हिस्सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि आप अपने बिजनेस को अगर मैनेज करना चाहते हो, आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा, और इसमें लेवरेज आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग ये लेवरेज वाला चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। चलो अभी पढ़ने वाला बात करते हैं। स्टोरी तो समझ में आ ही रहा है सर, बैकग्राउंड क्या है, क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे। ओके चलो, काम बहुत है सर, चलो ओके। तो रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसमें एक तरफ कर दो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरी तरफ कर दो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। बिजनेस में 2 तरह का होता है, मेनली हम लोगों का डिस्कशन सर फाइनेंशियल फिक्स्ड पे ही रहेगा, बिकॉज वही हम लोगों का चर्चा का मेन विषय रहेगा। बट फिर भी रिस्क दोनों में होता है, एक ऑपरेटिंग लेवल में भी होता है और एक फाइनेंशियल लेवल पे भी होता है। बिजनेस के नज़र से देखो तो दोनों रिस्क ही है, ऑपरेटिंग रिस्क भी रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क भी रिस्क है। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिस्क क्रिएट करता है कोई एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड है, रिस्क है, कौन सा एग्जाम्पल?
एग्जाम्पल सर, दिमाग में कुछ? सर जैसे मानो कि आपका कुछ रेंटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे मानो आपने कोई जमीन लिया, आपने कोई प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, फैक्ट्री लिया, रेंट पे लिया, ठीक है, तो वो रेंट तो आपको फिक्सली पे करना पड़ेगा ना, क्या रे, रेंट मंथली देना पड़ेगा ना आपको, चाहे आपका बिजनेस चले या ना चले, रेंट तो देना पड़ेगा। क्या आप ये बोलोगे नहीं नहीं अभी नहीं दे पाएंगे, आपको 2 महीना बाद देंगे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। अरे जिसका प्रॉपर्टी है वो थोड़ी ना आपको ऐसे छोड़ देगा बात बात पे, नहीं छोड़ेगा। तो रेंट आपको फिक्स्ड वे में देना पड़ेगा। रेंट आपका फिक्स्ड वे में देने वाला एक एक्सपेंसेस है विच इज वेरी रिस्की फॉर यू। अगर आपका इनकम अच्छे से नहीं चल रहा है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। सर दादा डिप्रिशिएशन, हाँ बोलो। इलेक्ट्रिसिटीও তো হবে। इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है, आपका फैक्ट्री चलेगा तो एक्सपेंस होगा, फिक्स्ड कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस के बारे में तुम बात कर रहे हो, आपका फैक्ट्री अगर चलेगा, उसमें काम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी दोगे, काम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर सकते हो सर, लेकिन काम ना भी होगा रेंट तो पे करना पड़ेगा। अरे इसलिए इलेक्ट्रिसिटी उतना लॉजिकल नहीं। हाँ बोलो। डेप्रिसिएशन, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी भी आप कट कर सकते हो, बट डिप्रिसिएशन को कैसे कट करोगे? आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप अपने एम्प्लॉय को कट कर सकते हो कि भाई अभी जाओ, जैसे कोरोना पीरियड में कितना सारा ऑर्गेनाइजेशन लोगों को ले ऑफ किया था, तो उसमें भी वेरी कर सकते हैं। आपका काम ज्यादा होगा, आप ज्यादा सैलरी दोगे, ज्यादा वेजेस दोगे, काम कम चलेगा हटा दोगे, बट डिप्रिसिएशन को कैसे कम करोगे? एसेट का तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन होता रहता है। हाँ अब ये बोलोगे सर ज्यादा यूज होगा तो ज्यादा डिप्रिसिएशन होगा, कम यूज होगा तो कम डिप्रिशिएट होगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट नॉर्मली मार्केट में डिप्रिशिएट होता रहता है। तो ज्यादातर केस में ये बहुत ज्यादा, हाँ नहीं नहीं प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, वो उतना भी कुछ नहीं होता प्रॉपर्टी टैक्स, उतना भी वो तो फिक्स हो गया ना। हाँ फिक्स्ड है, वो भी आप बोल सकते हो ऑब्वियसली। ऑपरेट करने के लिए अगर प्रॉपर्टी है आपका, मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो भी फिक्स्ड है ऑब्वियसली। बट बिजनेस की नजर से अगर आप देखोगे तो रेंट, डिप्रिसिएशन एटसेट्रा, प्रॉपर्टी टैक्स इज ऑल्सो, अगर वो फिक्सली आपको देना पड़ रहा है तो दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्की फॉर यू, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो। ओके फाइनेंशियल नजर से देखो तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसके लेके पर चर्चा चलेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर जानते हो ना सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है बिजनेस में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे होता है? होता है सर जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का क्या है, वो रिस्की नहीं है उतना। इक्विटी वाले को पैसा दो ना दो, रिटर्न दो ना दो, वो कुछ बोल नहीं सकता लॉजिकली। वो अलग बात को सिर्फ उसकी शेयर सेल करके निकल जाएगा, आगे कभी नहीं आएगा, वो अलग बात। बट इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जो जैसे नॉर्मल शेयर मार्केट में जो लोग हैं, ठीक है, जैसे मानो येस बैंक, येस बैंक में जिन लोगों ने पैसा गवाया, येस बैंक में जिन लोगों ने पैसा गवाया, ये लोग थोड़ी ना मांग सकते कि मेरा पैसा दे दो, मैंने पैसा दिया था, नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर कुछ नहीं बोल सकता। बट प्रेफरेंस वाले का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मानो कि अगर येस बैंक में कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर था और वो जब कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किया था, जब कैपिटल दिया था कंपनी को, ठीक है, तो वो कंपनी से एक वादा लिया था क्या, कि मुझे आपको फिक्स रिटर्न देना पड़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल 15%, ठीक है, एनुअल 15% रिटर्न इनको देना पड़ेगा, तभी वो प्रेफर्ड है, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज वो प्रेफरेबल बेसिस पे, वो प्रेफरेबल बेसिस पे ही आपको कैपिटल प्रोवाइड करेगा और आप भी प्रेफरेबल बेसिस पे ही उसको शेयर इशू करोगे। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। सर अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर मैं नहीं दे पाया, हाँ तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी लॉस हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है। तब तो आपका इसका मतलब क्या, जिस दिन कोई बिजनेस प्रेफरेंस शेयर को नहीं दे पाएगा, कुछ दिन बाद वो डिवेंचर वालों मतलब लोन वाले को भी नहीं दे पाएगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बैंकरप्टेड। जैसे कि अनिल अंबानी का कंपनी, अरे जैसे कि अनिल अंबानी का कंपनी, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या का कंपनी, आ जाएगा ना। अनिल अंबानी का क्या नाम है कंपनी का, जैसे मानो रिलायंस कम्युनिकेशन, अभी भी है प्रोसेस में, दिखेगा क्या, शायद दिख जाएगा, रिलायंस कम्युनिकेशन, यस, ये बैंकरप्सी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है, अभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, बिकॉज कंपनी वाइंड अप नहीं हुआ है, बट बैंकरप्सी प्रोसेस चल रहा है इसका।
फाइनेंशियल पोजीशंस क्या देखने लायक है? कुछ नहीं है बिजनेस बेस का, खत्म हालत है। सब एसेट बेच बेच के अभी इतना लॉस को कम किया जा रहा है। ये देखो सर, एक ज़माने में मतलब कब से, ये बहुत दिन से चल रहा है, जितना पीछे जाएंगे उतना लॉस बढ़ेगा। फाइनेंशियल 18 में देख सकते हो, फाइनेंशियल 18 में 23,000 करोड़ का लॉस था, फिर 7,206 करोड़ का लॉस, फिर 42,000 करोड़ का लॉस 20 में, उसके बाद 5,000 करोड़ का लॉस। मतलब एसेट बेच बेच के अपना लॉस मेंटेन कर रहा है अभी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस का सिचुएशंस खराब ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस अपना शेयर होल्डर को भी पैसा नहीं दे सकता, इसका मतलब उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा आएगा कि वो अपना लोन का पैसा भी नहीं दे पाएगा, और जैसे ही लोन का पैसा देना मुश्किल हो जाएगा, बैंकरप्सी कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा, ठीक है, वो बैंकरप्टेड हो जाएगा, दिवालिया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो सिंपल सिंपल बातें हैं, दैट लिवरेज आपको वही सिखाएगा। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, प्रेफरेंस एक्सपेंस हो गया, दीज आर योर फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, दीज आर योर फाइनेंशियल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो आपको करना ही पड़ेगा सर। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट रखो, चलो सर थोड़ा सा टेक्निकल बातें कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, गिव्स राइज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कारण आपका ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता है, गिव्स राइज टू ऑपरेटिंग लेवरेज। इसमें क्या होता है, गिव्स राइज टू फाइनेंशियल लेवरेज, गिव्स राइज टू फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में प्यार से ऐसे बोलते हैं सर, DOL, ओके, और इसको प्यार से बोलते हैं DFL, ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाता है DTL और DCL। सर फुल फॉर्म, सर DTL का मतलब हो जाता है डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, और इसको ये भी बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। दोनों एक ही बात है, ठीक है, DTL और DCL, फुल फॉर्म लिख दिया नीचे मैंने। ओके सर, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो, मैं बात को और आगे बढ़ाता हूँ सर, ठीक है, मैटर को और आगे लेके चलते हैं। बात तो खत्म नहीं होगा, जितना बात कर लो खत्म होता ही नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग कर दीजिएगा सर, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज को लेके पहले बात करेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल में आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड बिजनेस रिस्क, एंड बिजनेस रिस्क। हर बिजनेस को झेलना पड़ता है सर, हर बिजनेस को झेलना पड़ता है, जो झेल लिया वो आगे निकल गया। बिजनेस का रिस्क अगर आपको समझ में आ जाए तो आप स्टॉक मार्केट में भी बेनिफिट में रहोगे। लेट अस, मतलब एज ए इन्वेस्टर बता रहा हूँ, लेकिन एज ए कंपनी के पर्सन के कारण, जब आप एज ए कंपनी में, जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे रहोगे, तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन फेलियर कब होता है, जब आपका फाइनेंशियल डिसीजंस गलत होता है। लेट अस लुक एट स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट। एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ सर। ऐसे तो ये मैं बहुत सारा क्लास में चर्चा करता रहता हूँ, जो अभी एक्चुअली इसका डिटेल्स चर्चा यहीं पर होता है, लेवरेज में। इट्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट सर। बिजनेस में सबसे पहले क्या आता है कि बिजनेस मेरा चल रहा है, चल पड़ा बिजनेस मेरा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेल्स। मेरा बिजनेस चल पड़ा कब, जब दुकान में सेल चालू हो जाता है। तो अगर दुकान में सेल्स चालू हो गया तो क्या बोलोगे, P इंटू क्यू। ऐसे देखो सर, हर बिजनेस का आपको टोटल रेवेन्यू दिख जाएगा, हर बिजनेस का, जो कंपनी चूज करते हो उसी बिजनेस का आपको चीज़ दिखता जाएगा, चाहे एयरटेल देख लो, जो भी देख लो, ठीक है, हर बिजनेस में। HDFC बैंक देखो, ठीक है, इसका भी आपको रेवेन्यू दिख जाएगा। कहाँ गया, फाइनेंशियल्स पे जाओ, ठीक है। जैसे रिसेंटली हम लोग स्टॉक मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करना सीखे, ठीक है, कि कैसे आप
स्टॉक प्राइस सही दाम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका एक पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस वहाँ पर, वो अलग डिटेल्स है सर, ठीक है। वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक एडवांस लेवल पार्ट है, नॉर्मली फाइनल में सिखाया जाता है या फिर फंडामेंटल्स में सिखाया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस का स्टार्टिंग तो होता है सेल्स पे, उसके ऊपर डिपेंड करके ही बिजनेस का शेयर प्राइस वगैरह सब उसी पे डिपेंड करके आगे आगे उसका इफेक्ट दिखता है। तो सेल्स से आपको क्या करना पड़ता है सर, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे लिखो सर, V इंटू क्यू, ठीक है। Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस, V फॉर वेरिएबल कॉस्ट, Q फॉर क्वांटिटी। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटाते हो क्या मिलेगा, कौन बताता है? कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को हटाओगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। वेरी गुड सर। ये कंट्रीब्यूशन क्या है, ये कंट्रीब्यूशन क्या है, Q इंटू P माइनस भी है। सर ये क्या हो गया सर, ये सब जरूरी है, लिख लेना, ठीक है। Q इंटू पी माइनस भी, ये सब आपका फॉर्मूला बनेगा फाइनेंस लेवरेज के चैप्टर में। फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, लोग ज्यादातर केस में फाइनेंस में ना फॉर्मूला रटता रहता है। हाँ सर, मैं देखा स्टूडेंट लोगों को ना एकदम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फॉर्मूला का नोट्स बना के रटता रहता है, पागल है। रटना नहीं है, याद रखना है ऑब्वियसली, बट रट के क्या होगा, रटोगे तो मरोगे। ये सब रियल लाइफ यूज है, रटना है तो खत्म हो। अब कंपनी में जॉब क्यों नहीं मिलता लोगों को, वो फाइनेंस का यूज ही नहीं बता पाता है, इंटरव्यू में क्रैक क्यों नहीं कर पाता, मुश्किल में पड़ जाते हैं, मतलब नहीं आता उसको कि कंपनी में कैसे काम कराए। तो हर चीज रटने से पहले समझा करो, समझ के रटो, साइलेंसर नहीं बनना है। कंट्रीब्यूशन Q इंटू पी माइनस बी। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सर बिजनेस का डे टू डे प्रॉफिट, इट्स काइंड ऑफ, मतलब डे टू डे बिजनेस जो अर्निंग करता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रॉफिट। जैसे एक फुचका वाला डेली अपना दुकान लगाते हैं, डेली कुछ ना कुछ फुचका सेल करता है और डेली उसका कुछ वेरिएबल कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट लाइक जैसे आलू कितने का खर्चा हो गया, मसाला खर्चा हो गया, इमली का खर्चा हो गया, नींबू का खर्चा हो गया, तो डेली कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। तो डेली सेल से डेली वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके आपको डेली जो मिलता है दैट इज एग्जैक्टली आपका कंट्रीब्यूशन, कि आपका बिजनेस उस दिन में कितना कंट्रीब्यूट किया आपको। इस तरह का डेली का कंट्रीब्यूशन को जोड़ के आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। लेकिन इस कंट्रीब्यूशन से जब आप लेस करते हो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, बिजनेस चलाने का एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा ना, लाइक डिप्रिसिएशन, रेंट वगैरह, ठीक है। हर बिजनेस का कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होता, रेंट होगा, डिप्रिसिएशन होगा। ये माइनस करने के बाद जिसको हम लोग यहाँ से डिनोट क्या करेंगे सर, एफ से। जैसे आपने यहाँ पर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा रे, कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यस सर, वेरी गुड, EBIT, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिप्रिसिएशंस को इसी के अंदर रख लिया, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन करने के बाद EBDIT को जैसे बोलते हैं, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वहां पर तो मैंने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया, तो अभी EBDIT वगैरह को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, ठीक है। आपको बहुत जगह में EBDIT भी दिख जाएगा, ये देखो कंपनी का फाइनेंशियल चेक करने के टाइम पे आपके सामने ये रहा, किसी भी कंपनी का देख लो, दिख रहा है, ये देखो टोटल रेवेन्यू, वहां से क्या मिला सर, EBITDA दिख रहा है ना। जो एक्चुअली मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ उसका मार्केट में देख लो, आप मनी कंट्रोल में चले जाओ, टिकट टैप में चले जाओ, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल मतलब स्टॉक मार्केट लेवल में चले जाओ, आपको ये सब दिखेगा, प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है। तो ये कंपनी का टोटल रेवेन्यू मतलब सेल्स था, और सेल्स के बाद बेसिकली जो आपका कंट्रीब्यूशंस को फिक्स वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके जो कंट्रीब्यूशंस मिलता है उसको यहाँ पर इस तरह से बोलते हैं सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड ए फॉर क्या है सर, ए फॉर कौन बोलेगा, एमोर्टाइजेशन। वेरी गुड सर, ठीक है। डिप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एसेट्स का, और एमोर्टाइजेशन होता है किसका, एमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। वेरी गुड सर, इंटेंजिबल्स का लाइक गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है, ये सब चीजें का, पेटेंट, ठीक है, गुडविल का, कॉपीराइट का, ये सब चीजें का क्या हो जाएगा सर, एमोर्टाइज हो जाता है, ठीक है। आज अगर आपके पास किसी चीज का अच्छा खासा गुडविल है, जैसे मानो कि नोकिया का गुडविल 2004-5 में जो गुडविल था, क्या आज भी उतना ही वैल्यूएशन होगा उसका गुडविल का, क्या रे, आज भी है गुडविल, ऐसा नहीं है कि नोकिया का फोन बिकता नहीं है, मार्केट में बिकता है, आज भी बिकता है, बट क्या सेम गुडविल पे है, क्या लगता है? ना, सर गुडविल अच्छा है सर, लेकिन उसका कंपटीशन का जो ग्रोथ है सर वो ज्यादा है।
तो सर अभी भी मतलब अगर किसी को स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल फोन चाहिए ना, दे प्रेफर नोकिया। लेकिन सर आप बात को नहीं समझे, समय के साथ जो चेंजेस करना चाहिए था वो तो नहीं कर पाया ना। हाँ सर, वो नहीं किया, वो नहीं तो किया। गुडविल तो हार्म हुआ है ना सर। अगर गुडविल होता तो फिर उसके पास उसका सेल बढ़ जाता ना। गुडविल अगर आज भी रहता, वो वाला गुडविल जो 2004, 5, 6, 7 तक ऑलमोस्ट था उसका, तो आज तो वो वाला बात नहीं है। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, समय के साथ चलना है, समय के आगे चलना है, पीछे नहीं चलना है। तो आपका जो एफर्ट है समय के साथ चलने का, वो जिसका जितना कम होगा उसका गुडविल उतना पीछे ही चलेगा। किसी ना किसी उपाय में आपको आगे बढ़ना होगा। ये कॉमन है सर बात। जैसे मानो जैसे एप्पल, आज भी एप्पल एक अपना गुडविल सबसे टॉप लेवल का वैल्यूएशन बना के रखा है, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी सर एप्पल। तो बिकॉज ऑफ उसका फीचर्स, उसका डेवलपमेंट, उसका इनोवेशन। नोकिया नहीं कर पाया, नोकिया इनोवेट नहीं कर पाया अपने आप को। उसका जो सोच था, उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ गया। अगर वो गूगल के साथ जाता तो शायद आज इनोवेट हो जाता, है ना। वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मोबाइल में कुछ बात नहीं बना। इवन माइक्रोसॉफ्ट खुद अपना मोबाइल बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का जो मोबाइल वर्जन वाला सॉफ्टवेयर था विंडोज का, वो खुद ऑपरेशन बंद हो गया। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट देखा कि उसका विंडोज सिस्टम मोबाइल में नहीं चलता है। बट वर्ल्ड का 80% कंप्यूटर विंडोज से चलता है, कंप्यूटर सिस्टम में, मतलब लैपटॉप हो। बाकी 20%, 14% मैक का है। मैक अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो तो मैक का पॉपुलैरिटी काफी कम है कंपेयर टू विंडोज। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट अपना मार लिया पूरा। और इधर मोबाइल के हिसाब में देखो तो आईफोन मार लिया एकदम। तो सबका अपना अपना एक एरिया है, होता है। तो एक्सपर्टाइज नोकिया को भी उसके हिसाब से सोचना चाहिए था। शायद उसका गलत हो गया, होता है सर, ऐसा तो होता है। आज नहीं चल रहा है, कल फिर से चलेगा। देखो ना, मारुति सुजुकी का मार्केट डाउन हो रहा है, टाटा मोटर्स का मार्केट फिर से हाई हो रहा है। देखो, ये देखो, ये मार्केट में रहने का ये एक फायदा है। और ये फाइनेंस वगैरह के क्लास में ना ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो, लास्ट 1 मंथ में इसका शेयर, ठीक है, उठा था फिर नीचे आ गया। लास्ट 1 वीक में थोड़ा डाउन हुआ है, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो मारुति सुजुकी का शेयर में थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है। ऐसे तो मार्केट हाई में है। पर टाटा मोटर्स, मतलब अगर आप में लास्ट 1 ईयर में सुजुकी का शेयर देखो, ये रहा लास्ट 1 ईयर में सुजुकी का शेयर, दिख रहा है सर। शेयर बहुत हाई 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 रेंज का शेयर है सर। इसके पीछे इसका मेन रीजन है कि ये इंडिया का क्या है सर, इंडिया का जितना कार बिकता है, सबसे ज्यादा कार किसका बिकता है, इसी का बिकता है। ये तो जानते होंगे आप लोग। क्या रे, इंडिया में जो 4 व्हीलर मार्केट है सबसे ज्यादा इसी का है ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। यस सर। तो देखो, ऑटोमोबाइल मार्केट इन इंडिया, मैं बस आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट कैसे सोचोगे, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से। ये देखो, ये ऑटोमोबाइल मार्केट देखो, ठीक है। ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति सुजुकी का शेयर है इंडिया में 47.8%। हुंडई आ जाता है सेकंड में, थोड़ा और पीछे, आधा से भी ज्यादा, बट फिर भी अच्छा है, 17.42%। टाटा है सर 8.2% में, किया है 5.75, महिंद्रा है 5.75, रेनॉल्ट 3.41, टोयोटा 3.44, होंडा 3.03, फोर्ड इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है फोर्ड, अभी और नहीं रहेगा इंडिया में, MG 1.32, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिनारियो क्या है। टाटा का ग्रोथ देखो रिसेंटली, अभी अभी बात हो रहा था किसी से मेरा कि टाटा का शेयर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू, और लिया भी, बहुत लोगों के पास टाटा का शेयर है, मुझे पता है। कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, टाटा मोटर्स। मतलब बिजनेस में शेयर का दाम उसके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक साल में मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको एक साल में मारुति सुजुकी दिखाया, जो करेंटली सबसे ज्यादा क्या होल्ड कर रहा है सर, मार्केट शेयर होल्ड कर रहा है। लेकिन जब आप इसका 1 ईयर ग्रोथ देखते हो, दिखाई दिया अभी आपको मैंने दिखाया, कौन, मारुति सुजुकी, उसका ग्रोथ नहीं है, वो काफी साइडवेज में है। इसका ग्रोथ देखो, एक साल पहले इसका शेयर चल रहा था 100 के आसपास, बहुत लोगों ने लेके रखा है, अभी देखो 350 ऑलमोस्ट। रिसेंटली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उसका, एक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक चिप होता है जो ज़्यादातर केस में इसका जो जागुआर और लैंड रोवर जैसे कार में यूज़ करते हैं, उसका टेक्नोलॉजी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ताइवान में मिलता है, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे बिकॉज वो रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो उसका मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये सब केस स्टडीज में किया था हम लोग स्टॉक में क्लास में। तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि आपका जो भी स्टॉक प्राइस का इफेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सर,
ठीक है, आपका फाइनेंशियल्स, ठीक है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप फाइनेंशियल चेक करते हो, ये जब भी हम लोग अभी लेवरेज में सीख रहे हैं ना, इनकम स्टेटमेंट वगैरह, एवरीथिंग सब कुछ बिजनेस के ऊपर, रेवेन्यू, ईवीआईटी दिए, फिर पीबीआईटी मिलता है, डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हटा दिया, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर पीबीटी, फिर नेट इनकम, फिर ईपीएस, फिर डीपीएस, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, फिर अर्निंग पर शेयर। चर्चा होगा, चर्चा होगा, चर्चा जारी रहेगा एकदम सर। लेवरेज चैप्टर करने के बाद आप लोगों को सर आज दिल है पानी पानी हो जाएगा सर। गाना मत गाया करो, दिमाग खराब मत करो। ओके सर, स्टॉक एनालिस्ट बन जाओगे? अरे हाँ सर, बन जाएंगे। ईबीआईटी, तो जैसे ही आपने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया, आपको क्या मिल गया सर? ईबीआईटी मिल गया। ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, चलेगा ना? अरे Q इंटू पी माइनस वी माइनस एफ, ठीक है, ये हो गया ईबीआईटी का फॉर्मूला। सर ये सब फॉर्मूला जरूरी है? अरे हाँ जरूरी है, ये सब क्रिटिकल एनालिसिस चलेगा। अब आगे लिखो सर, बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क refers to the variability of EBIT। बात को ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस का रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क रेफर्स, इसका मतलब ये होता है सर, रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ द ईबीआईटी। ईबीआईटी वेरी करेगा तो बिजनेस रिस्क वेरी करेगा या ऑपरेटिंग रिस्क वेरी करेगा। तो बिजनेस रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? ईबीआईटी पे डिपेंड करता है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, ये इतना सारा ईबीआईटी आपको मैंने दिखाया, हाँ, ये टाटा मोटर्स का बहुत खराब हालत हो गया था, अभी भी खराब है, अभी भी इसका फाइनेंशियल्स कुछ अच्छा नहीं है, नेट इनकम अभी 13,000 करोड़ का लॉस है। लेकिन देखो सर, इसका ईबीआईटी में बदलाव आया है, दिखाई दे रहा है सर? इधर ईबीआईटी में देखो सर, 18,000 करोड़ का ईबीआईटी था, वहां से 21,000 करोड़ का ईबीआईटी हुआ है, इसलिए देखो। लेकिन नेट इनकम में थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, बट इनकम भी बड़ा है, बट इस बार थोड़ा और ज्यादा लॉस हो गया। लेकिन उससे पहले देखो 28,000 करोड़ का लॉस था, तो इंप्रूवमेंट चल रहा है, ठीक है। 2,000 करोड़ का ईबीआईटी था, अभी 18,000 करोड़, फिर 21,000 करोड़। मार्केट में चेंजेस देख पा रहे हो ना सर? एग्जैक्टली, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। एनालिसिस करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। तो चलो सर, बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ ईबीआईटी। ओके, वेरिएबिलिटी ऑफ ईबीआईटी। अब इसको कैसे सीखेंगे देखते चल, इसको कैसे सीखेंगे देखते चल। एक ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा सर, इकोनॉमिक्स का जैसे ग्राफ बनाते हो ना वैसा ही। फाइनेंस क्या है? इकोनॉमिक्स का रेप्लिका है। इकोनॉमिक्स आपको अंदर का बात बताते हैं और फाइनेंस आपको बस उसका एप्लीकेशन एरिया सिखाते हैं। अच्छा, और फाइनेंस का जो भी यूज होता है वो अकाउंट्स करके निकालता है। मतलब अकाउंट्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स। फाइनेंस क्या है? उस स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस। ओके, एक्स वाई, ठीक है। ओके सर, एक काम करो, दिस इज ओरिजिन एरिया। अच्छा, इसमें ना एक नेगेटिव एरिया भी मुझे बिल्डअप करना है। कहाँ चला गया? जस्ट अ सेकेंड सर, एक नेगेटिव एरिया बिल्डअप करो सर। दिस इज द नेगेटिव एरिया, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही है कि एक पॉजिटिव एरिया होता है, एक नेगेटिव एरिया होता है। तो मैंने जस्ट आपको दिखाया, कुछ रीजंस है इसलिए। यहाँ पर आप एक बिजनेस रिस्क दिखाना है आपको बेसिकली, तो उसके लिए क्या करेंगे, बिजनेस का पोजीशंस को शो करेंगे। हर बिजनेस को ये सिनेरियो होके जाना पड़ता है, ठीक है। इसको थोड़ा और डाउन कर दो, इसको थोड़ा और डाउन कर दो। मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ इस तरह का, ठीक है। दिस इज, ये बिजनेस का ऐसा एरिया है जो प्रॉफिट को डिनोट करता है। ये प्रॉफिट का लाइन है, ठीक है, मतलब ईबीआईटी। ओके, प्रॉफिट इज आल्सो, प्रॉफिट भी एक है, और एक उधर इधर कर देना सर ईबीआईटी एरिया। मतलब वो ये भी प्रॉफिट एरिया, ईबीआईटी इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट,
बट ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका बिजनेस का नेट इनकम। बेसिकली प्रॉफिट मतलब यहाँ पर नेट इनकम जैसे सोचो। और बिजनेस के बीच से एक बैलेंस एरिया बना लो। बैलेंस एरिया जैसे कि कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। इसमें लिख दो सर बिजनेस रिस्क हाई, और यहां पर लिख दो बिजनेस रिस्क लो। ठीक है, ये जो प्रॉफिट का एरिया है, जब आपका प्रॉफिट बहुत हाई चल रहा था इसका मतलब बिजनेस बहुत हाई रिस्क में है, तभी प्रॉफिट भी हाई है। और इस लेवल में जब आ रहे हो सर आप, तो इसका मतलब आपका बिजनेस रिस्क लो है, और इसके साथ साथ आपका ईबीआईटी लेवल में भी चेंजेस है। दिस एरिया इज योर ईबीआईटी लाइन। जैसे जैसे ईबीआईटी में चेंजेस वैसे वैसे आपका नेट इनकम में चेंजेस, जैसे जैसे ईबीआईटी में चेंजेस वैसे वैसे आपका नेट इनकम या प्रॉफिट में चेंजेस। जब बिजनेस रिस्क हाई है तब समझ सकते हो आप, जब बिजनेस रिस्क लो है तब भी आप समझ सकते हो। ज़्यादा लो रिस्क में क्या हो जाएगा, बिजनेस को लॉस हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हाई रिस्क में भी आपका बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, आपको मॉडरेट रहना है। ये बीच का लाइन जो है ना सर, ये आपको मॉडरेट रिस्क सिखाते हैं। ठीक है, दिस इज अ मॉडरेट लाइन। आप अगर अपने बिजनेस को मॉडरेट वे में चला सकते हो तो चला लो। ठीक है, मॉडरेट रिस्क मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा लो रिस्क भी नहीं है, एक मॉडरेट लेवल में अपने बिजनेस को चला सकते हो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस सिनेरियो, बिजनेस डिसीजंस, एवरीथिंग। ड्रॉ कर लिया सर? अगर ड्रॉ हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या रे, आप लोग हो या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ना बोलोगे तो समझ में भी आएगा है दादा। थोड़ा। ओके सर, ओके, थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाता है। यस, सबको समझ आ रहा है सर। अभी समझने वाला कुछ हुआ नहीं है। यस, देखो डीओएल, डीओएल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को थोड़ा क्रिटिकली एनालिसिस करना है। अब आपको समझ में आएगा कि ईबीआईटी के साथ क्या एनालिसिस चल रहा है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में सर लिखिएगा मेजर द इलास्टिसिटी। मैं आपको बोला था ना सर ये इलास्टिसिटी वर्ड फर्स्ट टाइम कब सीखे थे? अरे इलास्टिसिटी वर्ड कब सुने थे फर्स्ट टाइम, मतलब फाइनेंशियल एरिया में जब इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू किया। यस सर, इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट आता था सर, इलास्टिसिटी ऑफ क्या रे, डिमांड, है ना। तो मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ EBIT with respect to Q। Q for what sir? Q मतलब है सेल्स। ठीक है, क्वांटिटी सेल्स, Q for सेल्स। ओके, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। ये तो आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते थे। while other thing remaining constant, if a price of a commodity increases its quantity demanded decreases and vice versa, है ना, याद आ रहा है? while other thing remaining constant। तो एग्जैक्टली मैं आपको बोला ना कि इकोनॉमिक्स का रेप्लिका होता है फाइनेंस, इसलिए सीए में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स पर फाइनेंस भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। बाकी लोगों ने अभी रखा नहीं इकोनॉमिक्स को ज़्यादा, बिकॉज दूसरा सब्जेक्ट का प्रेशर है उनको। तो सीए ने इसको रिसेंट चेंज किया है 2-3 साल पहले। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्रू आउट योर फाइनेंशियल जर्नी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी, इकोनॉमिक्स का फंडा जिसका बेहतर हो उसको एनालिटिकल वे में कोई नहीं हरा सकता, एटलीस्ट बिजनेस परस्पेक्टिव में। मतलब वो बहुत अच्छे से समझ सकता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स का यूज बहुत है। बहुत लोग इकोनॉमिक्स को इग्नोर करते हैं, मैं देखा स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, इवन फाउंडेशन लेवल में भी। इकोनॉमिक्स इज इजी पेपर, कोई सोचता है बेकार लगता है, कोई बोलता है बोरिंग लगता है। इट्स नॉट इजी, नॉट बोरिंग, नॉट बेकार, इट्स ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन एरिया। अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ सकते हो तो आप बिजनेस या फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक्चुअली झंडा भी गाड़ सकते हो फाइनेंशियल लेवल में। मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ EBIT विद रेस्पेक्ट टू Q, अदर फैक्टर रिमेनिंग क्या है सर? कांस्टेंट। सर ये अदर फैक्टर क्या हो गया? अरे अदर फैक्टर बहुत कुछ हो सकता है कि आप जब सिर्फ सेल्स पे बात कर रहे हो तो बाकी जो भी चीजें हैं वो सबको साइड में रखो, ओनली सेल्स पे ध्यान दो। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, हेंस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज
ओनली अ पार्शियल मेजर। क्या है सर? पार्शियल मेजर। पार्शियल मेजर, पूरा मेजर नहीं करेगा, पार्शियल मेजर करेगा, बिकॉज हम लोग डीओएल पे बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिवरेज समझना है तो आपको डीओएल एंड डीएफएल दोनों समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग डीटीएल या डीसीएल को मिल पाते हैं, मतलब डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। सो डीओएल से आपको आधा रिस्क समझ में आता है, बाकी पूरा कैसे होगा जब फाइनेंशियल भी सीख जाएंगे। तो ये है सर पार्शियल मेजर। तो पार्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, पार्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क कहते हैं सर। इफ डीओएल कहते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट समझो, मैं समझाऊंगा अभी। डीओएल इक्वल्स टू 3, सर ये कैसे ला, कहाँ से लाया डीओएल इक्वल्स टू 3? सर ये कैलकुलेट करना सीखेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज का पार्ट है, बट अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ एनालिटिकल पर्सपेक्टिव कैसा होता है। जब आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे ना ऑपरेटिंग लेवरेज, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपने डीओएल कैलकुलेट किया, क्यों आपने डीएफएल कैलकुलेट किया, क्यों आपने डीटीएल कैलकुलेट किया। ये सब सिखाया जाएगा आपको इस लेवरेज चैप्टर में। करेंटली मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं सर, अगर आपका डीओएल 3 आता है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, 3 4 5 7 1 2 ऐसा होता है। इफ डीओएल इज 3, इट मीन्स दैट if sales, that is Q, change by 1%, if sales change by 1%, EBIT will change by 3% in the same direction, सर बात को समझे, सर बात को समझे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में अगर आपका वैल्यू 3 निकलता है, ये जब कैलकुलेट करना सीखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट होगा। आपको डेटा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि डीओएल कैलकुलेट करके बताओ। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम पर्पस में भी, ठीक है। इफ डीओएल इक्वल्स टू 3, इट मींस दैट आपको एनालिटिकल भी पूछेगा, बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कैलकुलेशन, इट आल्सो अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। So if DOL equals to 3, it means that is sales change by 1%. सर चेंज मतलब पॉजिटिव चेंज एज वेल एज नेगेटिव चेंज। अगर आपके बिजनेस में सेल्स का ग्रोथ 1% में बढ़ता है या घटता है, तो आपका EBIT भी 3% में घटेगा या बढ़ेगा इफ योर DOL इज 3। ओके, दिस इज द रूल्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये देखा गया है। आपको और आगे आगे समझ में आ जाएगा। DOL का मतलब, DOL इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि अगर आपका बिजनेस में सेल्स चेंज होता है 1% में, तो आपका EBIT चेंज हो जाएगा 3% में इन द सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव, नेगेटिव के केस में नेगेटिव। इसमें एक पॉइंट लिख लो सर पैरा चेंज करके, हायर द लेवल ऑफ F, हायर द DOL। बिजनेस में जितना फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ज्यादा होगा। जितना बिजनेस में फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, बिजनेस के डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ज्यादा होगा। अब सर इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब ज्यादा लॉस, ऐसा बोल सकते हो क्या? अरे ज्यादा फिक्स्ड एक्सपेंस मतलब ज्यादा लॉस, ऐसे बोल सकते हो कि मेरा ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा तो मैं ज्यादा लॉस खा जाऊंगा? क्या आप ऐसा बोल सकते हो सर? क्या रे, क्या बात कुछ समझ में आ रहा है? ज्यादा एक्सपेंस मतलब ज्यादा क्या? रिस्क, ऑब्वियसली। ज्यादा एक्सपेंस मतलब ज्यादा रिस्क। हाई लेवल ऑफ एफ मतलब हाई लेवल ऑफ डीओएल, डीओएल हाई लेवल मतलब ज्यादा रिस्क ले रहे हो। ज्यादा रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट भी तो होता है, क्या रे? अरे ज्यादा रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट भी तो होता है। जैसे अदानी को देखो ना, अदानी का शेयर इतना रिटर्न क्यों दे दिया? अरे चलो अदानी पोर्ट में चलते हैं, अदानी का बहुत सारा कंपनी है। अदानी 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 कहाँ मिलेगा अदानी? अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यस मिल गया। 1 साल का रिटर्न देखो आप, देखो सर इसका बिजनेस कहाँ था सर? सर इसका बिजनेस था, ये देखो 362 में, 1 साल पहले हाईएस्ट चला गया था सर 800 के आसपास, ऑलमोस्ट 900, फिर नीचे आया था। ठीक है, वो सेकेंड वेव फर्स्ट वेव ये सब जगह में, ये जो दो देख पा रहे हो आप लोग,
उसके बाद रिसेंटली अदानी के बिजनेस में ये देख रहे हो ना, कुछ फंड को लेके कुछ बात चल रहा था कि गलत फंड वगैरह है ऐसा कुछ। उसके बाद देखो फिर से ये अपने आप को बना लिया। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर कि आपके बिजनेस में ग्रोथ क्यों आ गया, शेयर प्राइस में इतना इंप्रूवमेंट क्यों आ गया, कुछ तो बात है फाइनेंशियल्स में। ये देखो फाइनेंशियल्स में आप इसका सेल्स देखो, रेवेन्यू मतलब ना, सेल्स मतलब रेवेन्यू। देखो 12,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 15,000 करोड़। ओके, ऑल्सो चेक दी नेट इनकम एरिया या फिर ईबीआईटी एरिया, पीबीआईटी, ईबीआईटी मतलब पीबीआईटी। हाँ सर, ईबीआईटी मीन्स पीबीआईटी ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, सेम बात है। देखो सर 6,000 करोड़, 6,800, 6,500, ठीक है। देखो सर एक चीज देखो, जब आपका रेवेन्यू 12,333 था, 12,333, 12,287, आपका रेवेन्यू कम हो गया था। क्या रे, कम हुआ था कि नहीं हुआ था? 19 में रेवेन्यू कम हुआ था। हाँ रे, इसलिए देखो प्रॉफिट भी कम हो गया था। जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है रेवेन्यू, वैसे ऐसे देखो पीबीआईटी बढ़ रहा है। देखो 15,000 करोड़, 8,547 करोड़, कोड बिजनेस है इसका। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि किस तरह से बिजनेस का रेवेन्यू के साथ ईवीआईटी का रिलेशन बनता है, कि आपका जो रेवेन्यू वगैरह है ये सेल्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग लेवरेज से बस इतना बताने का कोशिश किया अभी तक, ठीक है, पर्शियल मेजर से। ये फाइनेंशियल मेजर्स अभी किया नहीं आप लोगों के साथ। डीओएल जो है सर आपको क्या सिखाता है, डीओएल आपको ये सिखाते हैं सर, मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ ईवीआईटी, मतलब आपका ईवीआईटी में कितना बढ़ा और घटा होगा, बढ़ना और घटना, समझने वाला। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, बढ़ना और घटना, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, इलास्टिक की तरह। मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ ईवीआईटी विद रेस्पेक्ट टू क्या, सेल्स, रेवेन्यू, क्वांटिटी, जो भी बोलो। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीजों को यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया। बाकी कुछ भी चीज जो आपका सेल्स को बूस्ट करने के पीछे दूसरा और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट इफ डीओएल इज ओनली अ पार्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है, पार्शियल मेजर है बिजनेस रिस्क देखने का। अगर डीओएल 3 होता है, इट मींस दैट इफ सेल्स चेंज बाय 1%, ईबीआईटी विल चेंज बाय 3%। तो अगर आप ईबीआईटी चेक करने से पहले आपको देखना चाहिए क्या बिजनेस में सेल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजंस ले सकते हो कंपनी के बारे में कि भाई मेरा सेल बूस्ट हो रहा है तो मुझे अपना प्रॉफिट भी बूस्ट होना चाहिए, ठीक है, दूसरा एक्सपेंस में देखना चाहिए। लेकिन हाँ, सेल बूस्ट होने से भी आपका प्रॉफिट बूस्ट होगा जरूरी नहीं है। कई बार आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस वगैरह इतना ज्यादा हो जाता है कि आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग फाइनेंशियल एरिया में गए नहीं सर, अभी भी फाइनेंशियल एरिया में हम लोग पहुंचे नहीं है। तो हायर दी लेवल ऑफ एफ, हायर दी डीओएल। लेकिन फिक्स एक्सपेंसेस ज्यादा होगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा। बोलो सर, अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई सवाल मन में आया तो कर सकते हो। एनी क्वेश्चन सर? ज्योति, रोशनी, विशाल, सभी को पूछ रहा हूँ। मौसमी, बोलो सर। ना अनुज, समझ में आ रहा है आप लोगों को? है क्या दादा। रे, सिर्फ रोशनी का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोग है नहीं क्या? मुझे तो सब है दिख रहा है। क्या कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है क्या आप लोगों से? हो रहा है। हो रहा है सर? अच्छा, चलो सर। समझ में आया ना ज्योति अभी तक? बोलो मौसमी। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो चलो अभी और बात को आगे बढ़ाते हैं कि डीओएल का काम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं सर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क, जो मेनली लेवरेज के बारे में ज्यादा फोकसफुल है। लेवरेज ऑपरेशन से भी ज्यादा फाइनेंस को लेके ज्यादा बात करते हैं, ठीक है सर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या है ये? लेट अस कंसिडर the journey from EBIT to EPS। सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आप लोगों को। ये देखो सर, कोई भी कंपनी ले लो, क्या लेना है, टाटा मोटर्स, अच्छा चलो टाटा मोटर्स जो भी है,
एक चीज देखो साहब, दिस इज योर ईबीआईटी, ये रहा आपका ईपीएस, दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, ईबीआईटी से ईपीएस दिख रहा है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। यस सर। ऐसा ना, है दादा। दिस इज योर ईबीआईटी से ईपीएस का जर्नी। अब जर्नी के बीच में आ जाता है पीबीटी, जर्नी के बीच में आ गया नेट इनकम, वो अलग बात यहाँ पर, ठीक है, ये तो बस स्टैटिस्टिकल डेटा है, बट इसका फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ईबीआईटी से ईपीएस का जर्नी देखना है आपको, ठीक है। तो चलो सर, ईबीआईटी से ईपीएस का जर्नी कैसे बनता है? इतना देर से हम लोग कौन सा जर्नी कर रहे थे? इतना देर से हम लोग जर्नी कर रहे थे सेल से लेके ईबीआईटी तक का जर्नी, है ना। जो डीओएल का जर्नी था, दैट इज फ्रॉम सेल से लेके ईबीआईटी तक का जर्नी, दैट इज टोटल रेवेन्यू से ईबीआईटी, ये इतना तक का था, ठीक है। अब जा रहे सर यहाँ से यहाँ तक का जर्नी, ठीक है। तो ये दोनों जर्नी बिजनेस का एक अलग ही लेवल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो बात है, दैट इज डीओएल के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद से जो जर्नी चालू होता है ना सर, ये जो एरिया है, ये एक्चुअली फाइनेंशियल लेवरेज का पार्ट बन जाता है। समझ में आ रहा है ना सर? जो लोग स्टॉक एनालिसिस करते हो मार्केट में, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सर अभी कि क्या चल रहा है और क्या देखना है। हाँ सर, हाँ ज्योति, सही बोला ना कि अगली बार से डीओएल डीएफएल का यूज भी सीख जाओगे कैसे करना है मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट वगैरह करने के टाइम पे। यस सर। यस सर, ओके। तो लेट अस कंसीडर द जर्नी फ्रॉम ईबीआईटी टू ईपीएस भाया इनकम स्टेटमेंट। भाया क्या है? इनकम स्टेटमेंट। ये जो दिखाया मैं आपको का क्या है? इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट से भाया होके हम लोग चल रहे हैं। यस, जर्नी कैसा है सर? कैसा ये जर्नी है? ईपीएस इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट into 1 minus t minus dp whole divided by n number of shares। ईबीआईटी से इंटरेस्ट हटाओ पहले, 1 माइनस टी मतलब टैक्स वगैरह जो भी है वो हटाओ, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको भी हटाओ, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो। सिंपल बात है। ईबीआईटी से इंटरेस्ट हटाओ, लोन का इंटरेस्ट, टैक्स है तो उसको हटाओ, और प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको भी हटाओ, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, तो आपको मिल जाएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये जो आपको हर जगह में दिखता रहता है ना सर, कंपनी का एनालिसिस में ईपीएस हर जगह में दिखेगा। जैसे टाटा में दिख रहा था आपको ईपीएस, पहले अच्छा था, नेगेटिव में चला गया था बिकॉज बिजनेस का लॉस बढ़ गया था, फिर 37, फिर 41 नेगेटिव। अभी बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस है। फाइनेंशियली टाटा मोटर्स का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है, बट बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ है, इसीलिए स्टॉक में इतना इंप्रूवमेंट रहा है। बट अगर आप अदानी पोर्ट देखते हो, इसका ईपीएस देखो, फाइनेंशियल कंपेयर टू टाटा अच्छा है ऑब्वियसली, ऐसे कंपेयर करना नहीं चाहिए बिकॉज दोनों अलग टाइप का बिजनेस है। 17.74, 19.27, 18.34, देखो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है सर, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करेगा, आपको बिजनेस के लिए क्या है, मतलब पर शेयर अर्निंग बढ़ रहा है, पर शेयर अर्निंग बढ़ रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर रहा है मतलब इट्स अ बुलिश कॉन्सेप्ट फॉर कंपनी, बुलिश कॉन्सेप्ट फॉर दी कंपनी। फ्यूचर ग्रोथ में आप एक ठोस डिसीजन ले सकते हो कि यस मेरा बिजनेस अच्छा जा रहा है, चाहे आप बाहर का शेयर होल्डर हो, चाहे आप कंपनी का अंदर का मैनेजमेंट का पार्ट हो, जो भी हो, इट्स अ गुड साइन फॉर योर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको टाटा मोटर्स दिखाया, तो फिर आपको मैं एक बार टाटा मोटर्स के साथ साथ एक बार मैं आपको सुजुकी का दिखा देता हूँ, मारुति सुजुकी। सिर्फ सुजुकी नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ओनली सुजुकी तो जापान में चलता है, हमारे देश में मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर। देखो सर, इसका सुजुकी का अर्निंग पर शेयर देखो सर, सुजुकी का अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है क्या? 260 पर शेयर, 253 पर शेयर, 187 पर शेयर, 145 पर शेयर, डिक्रीज है। बिजनेस का कंडीशन बहुत अच्छा है, बिजनेस का कंडीशन बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है, बट सर ग्रोथ नहीं है, डाउन साइड में है। बिजनेस पॉजिटिव है बट बिजनेस में ग्रोथ नहीं है करेंटली, करंट बिजनेस कंडीशन अगर मैं बात करूं, मतलब कंपेयर टू लास्ट 2-3 साल। क्या रे, समझ में कुछ आ रहा है? ये ईपीएस एनालिसिस चल रहा था,
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। है दादा। ओके, ठीक है सर। तो चले सर, कहाँ चले सर, कहाँ चले? एनालिसिस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। Okay. तो लिखिएगा सर, फाइनेंशियल लेवरेज और फाइनेंशियल रिस्क refers to elasticity of EPS, elasticity of EPS का बढ़ना और घटना। EPS का बढ़ना घटना आपको फाइनेंशियल लेवरेज समझाता है। EPS का जितना इलास्टिसिटी होगा ना, मतलब EPS कभी इंक्रीज करेगा, EPS कभी डिक्रीज करेगा, यह आपको एक्चुअली फाइनेंशियल रिस्क को रेफर करता है बिजनेस का। सर कैसे? विद रेस्पेक्ट टू EBIT, विद रेस्पेक्ट टू EBIT। मतलब EPS में आपको जो झलक रहा है ना सर, EPS में आपको जो झलकेगा वो एक्चुअली EBIT से आया है। EBIT में कुछ हुआ है तभी EPS में चेंजेस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू EBIT। समझिएगा सर, फाइनेंस को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैटर है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरीज, जो भी हो, MBA इन फाइनेंस, समझा करो फाइनेंस को, ठीक है। DFL इक्वल्स टू 2, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इक्वल्स टू 2। सर ये सब कहां से ला रहे हो आप? कभी 3 बोल रहे हो, कभी 2 बोल रहे हो। अरे वेट करो सर, सिखाऊंगा। DOL कैलकुलेट करना, DFL कैलकुलेट करना, डेटा देंगे, क्वेश्चन, वही क्वेश्चन ज्यादा पॉपुलर है। DOL कैलकुलेट करना, DFL कैलकुलेट करना, ठीक है। इवन इन BCom, इन CA CFA सब जगह में पूछते रहते हैं सर, CFA में भी पूछते रहते हैं, DOL बताओ, DFL बताओ, ठीक है। बट मतलब तो पहले समझ लो। DFL इक्वल्स टू 2, इट मीन्स that if EBIT change by 1%, if EBIT change by 1%, EPS will change by कितना रे? If EBIT change by 1%, then EPS will change by कितना परसेंट चेंज होगा? 2%। In the same direction, चेंज तो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव चेंज इज ऑल्सो देयर, नेगेटिव चेंज इज ऑल्सो देयर। तो पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, तो सेम डायरेक्शंस में। तो अगर DFL आपका 2 निकलता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर बिजनेस का EBIT चेंज हो रहा है 1% में, तो उसका EPS चेंज हो जाएगा 2% में। चलो थोड़ा देखते हैं रियल लाइफ में कुछ मिलता है कि नहीं, रियल लाइफ में कुछ मिलता है कि नहीं। EBIT के ऊपर डिपेंड करके EPS में चेंजेस, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं सर। ये देखो सर, EBIT में चेंजेस था, EBIT था कितना? 15,000 करोड़ का, EBIT हो गया 25,000 करोड़ का लॉस। यस, ये 26.47 का EPS था टाटा मोटर्स का, 84.88 नेगेटिव हो गया, 84.88 नेगेटिव हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे दिख रहा है। अदानी का देखते हैं। अदानी का EBIT था 6,612 करोड़ का, EPS हो गया 17.74। जैसे इसका EBIT इंक्रीज हुआ, EPS हो गया 19.27। 6194, थोड़ा और EBIT इंक्रीज, EPS और थोड़ा इंक्रीज सेम डायरेक्शन पे, ये थोड़ा इंक्रीज, ये और थोड़ा इंक्रीज सेम डायरेक्शन पे। वाह, समझ में आ रहा है सर? EBIT का झलक दिख रहा है आपको EPS में। तो बिजनेस का EBIT में चेंजेस होगा तो EPS में भी चेंजेस होगा। इसीलिए तो फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं बिजनेस का, कि ग्रोथ है कि नहीं है, कंडीशन सही है कि नहीं है, गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। ऑडिट करने के टाइम पे पता चल जाता है सर, ऑडिटर को पता चल जाता है कि गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, बिजनेस आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। हाँ एकदम सर, समझ में आ रहा है क्या रे? ठीक है, ये था DFL का बेसिक एरिया।
लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। पैरा चेंज करके लिखिएगा सर। हायर, क्या बोलोगे? हायर द लेवल ऑफ, हायर द लेवल ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट एक्सपेंस। हायर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड प्रेफ डिविडेंड। जितना बिजनेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड ज़्यादा होगा, उतना क्या हो जाएगा सर? हायर दी लेवल ऑफ डीएफएल। सर इसको एक सिंपल वे में समझाऊं आपको। सर बिजनेस में इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा, इसका मतलब बिजनेस ने लोन लिया ज़्यादा। सर बिजनेस में लोन लिया ज़्यादा, इसका मतलब ये हो जाता है कि बिजनेस जो है वो ज़्यादा कैपिटल जुगाड़ किया। ज़्यादा कैपिटल लाने के लिए बिजनेस ने ज़्यादा लोन लिया। ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेने के लिए बिजनेस को प्रेफरेंस डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब बिजनेस के पास कैपिटल ज़्यादा है। ज़्यादा कैपिटल अगर वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा तो बिजनेस को नेगेटिव हो जाएगा। बिजनेस का कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल बात है। तो फाइनेंशियल रिस्क आपको बहुत ऊंचाई में पहुंचा सकता है, फाइनेंशियल रिस्क आपको नीचे में भी डाल सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हो। अरे जैसे देखो ना, कई बार ऐसे होता है ना कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत समय होता है, क्या आप पढ़ते हो? अरे एग्जाम जब नजदीक में आ जाते हैं, सच बताना सर दिल में हाथ रख के, जब एग्जाम नजदीक में आ जाते हैं तब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और फिर आप बोलते हो कि मैंने इतना मेहनत किया पर हुआ नहीं, अगर किसी का खराब रिजल्ट होता है तो। बट अगर आप शुरू से, जब आपके पास समय था, इसका मतलब आपके पास बहुत कैपिटल था। कैपिटल मीन्स टाइम, टाइम कैपिटल। टाइम भी पूंजी होता है सर, जिंदगी में भी, एग्जाम के लिए भी, करियर में भी, बिजनेस में भी। टाइम बहुत बड़ा पूंजी है। जो टाइम का इस्तेमाल सही से करना सीख गया सर, वो तो जिंदगी में बहुत आगे निकल गया। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, सब कोई। ऐसे मेरा टाइम का बहुत खराब हालत है, ठीक है इसका मतलब मेरा नेगेटिव चालू हो रहा है टाइम इतना बेकार है ना, मेरा मैनेजमेंट बहुत बेकार है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो तो आप बहुत दूर तक जाओगे, रिटर्न भी ज्यादा आएगा आपको जिंदगी में भी, करियर में भी, बिजनेस में भी। और अगर आप टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, है आपके पास बहुत बट आप गवा रहे हो उसको, इट्स जस्ट लाइक कैपिटल, पूंजी, बिजनेस के पूंजी के जैसा, बिजनेस के कैपिटल के जैसा। यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम बट यू जस्ट वेस्ट दोज टाइम्स। तो क्या होगा? अरे ज्योति बता, तेरे पास बहुत टाइम है बट तू क्या कर रहा है? टाइम को वेस्ट कर रहा है। उसका इफेक्ट करियर में आएगा कि नहीं आएगा? क्या रे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। आएगा। आएगा। इट्स जस्ट सेम लाइक बिजनेस। आपके पास कैपिटल बहुत है बट आप सही जगह में कैपिटल को यूज नहीं कर पा रहे हो तो आपका बिजनेस मुश्किल में आएगा। इट्स ऑल योर डिसीजंस, इट्स ऑल योर डे टू डे प्रैक्टिस। इसमें क्या बड़ा साइंस है सर? बिजनेस आखिर लॉस में क्यों गया, लोग सोचते रहते हैं ना, अब वही मैनेज नहीं कर पाया। आपका करियर का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है? यस, आप मैनेज नहीं कर पाए। आपका करियर अगर कभी नीचे जाता है, क्यों? किस्मत खराब है क्या? अरे अरे किस्मत तो है, किस्मत है ऑब्वियसली। किस्मत बहुत लोगों के लिए, वो आपके हाथ, हमारे हाथ में नहीं होता। किस्मत जिसको हम लोग फेट बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता। वो तो किसी और के हाथ में है, क्रिएटर्स, गॉड, अल्लाह, भगवान, हाँ, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में हमारा कर्म होता है, ओनली आवर वर्क, वो हम कर सकते हैं। कोई बहुत बार बोलते हैं इसका किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब अच्छा तो अलग बात, वो तो छोड़ो, किसी और के हाथ में है। कर्म खराब है तो फिर किस्मत खराब और ज्यादा हो जाता है। तो चलो सर, ये भी एक फाइनेंशियल एनालिसिस है, जिंदगी की बैलेंस शीट, जिंदगी की फाइनेंशियल ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस, करियर की ईवीआईटी ईपीएस एनालिसिस। हाँ सर, ये सब स्पिरिचुअल बातें समझ में नहीं आता। सर मैं कौन सा स्पिरिचुअल बात किया? मैंने तो बस आपको बिजनेस के साथ करियर को जोड़ा, कुछ खराब नहीं बोला आपको। क्या रे, कुछ खराब जोड़ा क्या? करियर के साथ बिजनेस को जोड़ के कुछ खराब किया क्या? तो हायर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस and preference dividend, higher the level of DFL. So financial, क्या लिखेंगे? financial leverage,
और फाइनेंशियल रिस्क। is also defined as the risk arise on account of the use of debt, on account of the use of debt। यहीं से खेल चालू हो जाता है सर, यहीं से खेल चालू। मैं आपको एक नोट दिखा रहा था, ये नोट्स में आई विल शेयर विथ यू। व्हाट इज लेवरेज में क्या बोला गया था? बोरोड कैपिटल, डेब्ट। लेवरेज कैन आल्सो रेफर टू द अमाउंट ऑफ डेब्ट फर्म यूजेस टू फाइनेंस एसेट्स। लेवरेज से बहुत सारा काम होता है सर। लेवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ डेब्ट, बोरोड फंड्स टू एम्प्लीफाई रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट। इन्वेस्टर यूज लेवरेज टू मल्टीप्लाई देयर बाइंग पावर इन द मार्केट एंड कंपनीज यूज लेवरेज टू फाइनेंस देयर एसेट। इन्वेस्टर जो होता है ना, मार्केट से मार्जिन मिलता है सर, स्टॉक मार्केट में भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वो पावर मार्केट में अपना बाइंग पावर इंक्रीज करते हैं। कंपनीज यूज लेवरेज टू फाइनेंस देयर एसेट्स इंस्टेड ऑफ इशूइंग स्टॉक टू रेज कैपिटल। कंपनीज कैन यूज डेट टू इन्वेस्ट इन बिजनेस ऑपरेशन इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, लेवरेज का क्या यूज है सर? गजब यूज है। इन्वेस्टर के तरफ से सोच लो, कंपनी के तरफ से सोच लो, हर नजर से जिधर से देखो यूज ही यूज है इसका। अरे समझ में आ रहा है ना सर? कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एक लाइन में समझा हुआ है सर। इन्वेस्टर क्या करते हैं? मार्केट से लोन लेते हैं, देते हैं सर। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज जो होते हैं ना, वो मार्जिन देते हैं। संभाल के यूज करना चाहिए, नहीं तो फिर दिवालिया। बहुत लोगों को देखा है मार्केट में ना, कंपनीज तो वो लोग तो लोन देने के लिए रेडी है। आपके बैंक अकाउंट के साथ भी कनेक्टेड है आपका डीमैट अकाउंट, आपको लोन मिलता जाता है, आप ट्रेडिंग करते रहते हो। लेकिन आप ग्रीडी हो, एनालिसिस आपका खराब है, आप सीखे नहीं हो, बस दूसरों के कहने पे कर रहे हो, और इतना ज्यादा ग्रेडी हो जाते हो, मार्केट में पैसा फंसा देते हो। फिर लोन का इंटरेस्ट में पैसा फंस गया और इधर गलत जगह में पैसा लगाया और मार्केट में पैसा चला गया। फिर क्या बोलने लगे लोग? जुआ है करके उसको खत्म कर दिया। अरे भाई, उसने सीखा नहीं, उसने एनालिसिस नहीं किया, उसने कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लिया। कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, आंख बंद करके थोड़ी रिस्क लेना चाहिए। फिर बोलते हैं मार्केट जुआ। अरे जुआ तो जिंदगी है, लाइफ इज ऑल अबाउट जुआ। किसी को आप नहीं पता कल क्या होने वाला है। लाइफ इज ऑल अबाउट जुआ। फालतू में एक फाइनेंशियल एरिया को गलत नाम दे देते हैं, वो अलग बात। थोड़ा डर भी होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा डर होना चाहिए। इतना डर या इतना मतलब अफवाह अच्छा नहीं है। कंपनीज का यूज देखो, वो भी लिवरेज लेते हैं एसेट क्लास बढ़ाने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अदानी को देखा ना आपने, कितना सारा न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहां से रिटर्न आ रहा है। फिर रिटर्न शेयर होल्डर का ही ना, शेयर होल्डर में प्रोमोटर भी है, मतलब अदानी का फैमिली है, अदानी भी है, और हम आप जैसे लोग भी हैं जो अदानी में पैसा लगा के कमा लेते हैं। मैंने ऐसा भी लोग देखा, जानते हो ना। जब कंपनी अच्छा करता है ना, उसका मानो कि एक ऐसा मुझे ऐसे बहुत लोगों से मिला है, अदानी में पैसा लगाया, अदानी अच्छा ग्रोथ दिया, जब तक अदानी ग्रोथ दिया तब तक खूब कमाया। ठीक है, ऐसे हुआ था एक बार बीच में, अदानी का स्टॉक बहुत जोर से नीचे आ गया था। ऐसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ आता है कि जैसे मानो एक साल में अदानी इतना ग्रोथ दिया, वो भी कंपनी में पैसा लगा लगा के बहुत कमाया, लेकिन जैसे ही कंपनी का स्टॉक कुछ कारण से नीचे आ गया, फिर गाली देना चालू किया। ठीक है, हाँ ये है वो है, हाँ कुछ नहीं आता, गलत, एकदम 2 नंबर ही है, एकदम 3 नंबर ही है, कुछ भी बता जा रहे हैं। अरे भाई, जब तुम कमा रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? तब तुम 2 नंबर ही नहीं थे। हाँ, तब तुम्हारा सेटिंग नहीं था। जब तक मेरा प्रॉफिट था तब तक अदानी सही था। जैसे ही मैंने प्रॉफिट नहीं कर पाया, जैसे यहाँ पर मेरा लॉस हो गया था, कुछ लोग मेरे को पूछा था क्या करना चाहिए, मैं बोला था कि चुपचाप रखो, बिजनेस इतना नाजुक नहीं है, इसका बहुत देर तक चलेगा। देखो, जो लोग इस पोजीशंस में डर गया था ना, वो लोग अभी देखो स्टेबल हो गया है, डरने वाली बात खत्म हो गया है। हाँ, थोड़ा ग्रोथ जो था वो वाला ग्रोथ अभी आएगा, बाद में फिर से आ जाएगा। ठीक है, नाजुक नहीं है। तो जैसे ही गिर गया वैसे ही चिल्लाना चालू कर दिया, तब बोले एकदम बेकार है, डुप्लीकेट है, ये है वो है। फिर जब खरीदा क्यों था? फिर डुप्लीकेट है तो विदाउट एनी एनालिसिस, टीवी में कोई बोल दिया, खरीद लिया, और फिर गाली देना चालू कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, बिजनेस है, बढ़ेगा गिरेगा, इसका नेचर है। आपके गाली आप फालतू में गाली क्यों दोगे? आपका एनालिसिस गलत है, आप खुद को गाली दो, उसको क्यों गाली दोगे? ओके सर आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ। आपका एनालिसिस गलत है,
आप खुद को गाली दो ना, खुद को नहीं देगा, जिसका शेयर गिरा है उसको गाली देगा, जरूर कुछ किया है। अब वो लोग तो करेगा ना, वो भी अपना बिजनेस देखेगा। So financial leverage or financial risk is also defined as the risk arise on account of the use of debt. अब इस डेब्ट के ऊपर क्या करना है सर? कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल और कंबाइंड लेवरेज, टोटल और कंबाइंड लेवरेज। अब देखो सर, आपको डीओएल समझ में आ गया, डीएफएल समझ में आ गया, अब डीटीएल भी समझ में आ जाना चाहिए ना। अगर डीएफएल आ गया, डीओएल आ गया, तो फिर डीटीएल में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कर लेते हैं। लुक एट दी चेन रिलेशन। लुक एट दी चेन रिलेशन। बिजनेस स्टार्ट हुआ क्यू से, क्यू फॉर व्हाट सर? क्यू मीन सेल्स। क्यू से आपका बिजनेस चला गया किधर? ईबीआईटी तक, फिर ईबीआईटी से आपका बिजनेस चला गया ईपीएस तक। चेन देखना सर ना, स्टार्ट हुआ था सेल्स से, पहुंचा ईपीएस तक, ठीक है। सेल से लेके ईपीएस तक आपका बिजनेस जा रहा है, रेवेन्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। सर क्यू से ईबीआईटी का जर्नी को क्या बोलेंगे सर? क्यू से ईबीआईटी का जर्नी को क्या बोलेंगे? यहाँ पर कौन सा रिस्क क्रिएट होता है? जस्ट टेल मी सर। क्यू से लेके डीओएल, वेरी गुड सर। क्यू से लेके ईबीआईटी का रिस्क है डीओएल का रिस्क, और ईबीआईटी से लेके ईपीएस का रिस्क क्या है? डीएफएल। डीएफएल। सर हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे क्या माना था? डीओएल कितना है? 3, और एग्जाम्पल के तौर पे डीओएफएल कितना माना था? 2। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, सेल्स से लेके ईपीएस तक का जो जर्नी है इसको हम लोग बोलते हैं डीटीएल। क्या बोलेंगे सर? डीटीएल। तो 3 × 2, ओके, 3 × 2 इक्वल्स टू डीटीएल हो जाना चाहिए 6। सिंपल है। आपका टोटल लेवरेज हो गया 6, ऑपरेटिंग लेवरेज है 3, फाइनेंशियल लेवरेज है 2, और टोटल लेवरेज है 6। इसका मतलब वही सिंपल बात, ठीक है। क्या बात है सर? ईपीएस डीटीएल 6 का मतलब क्या है? 10। DTL is the elasticity of what? EPS, अर्निंग पर शेयर का इलास्टिसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या? बोलो ना, विथ रेस्पेक्ट टू क्या? क्वांटिटी, या फिर क्यू विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या? सेल्स। DTL is the elasticity of earning per share with respect to quantity or sales. Other factor, कुछ फैक्टर्स होते हैं सर जो बिजनेस में किसी कारण से थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हमेशा ये सब चीजें देखना चाहिए, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अब ईपीएस का फॉर्मूला जो है सर यहाँ पर लिख लो। ऐसे आपको मैं पहले भी ईपीएस लिखाया, बट वो ईपीएस का फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा डिटेल्स में लिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी आपको मैंने ईपीएस का फॉर्मूला यहाँ पर बताया था, है ना। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा और डिटेल्स में, क्यों? क्वेश्चन करने के टाइम पे काम आता है। जब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो आपको बहुत काम आएगा सर, तोड़ने में, सिंप्लीफिकेशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि और डिटेल्स फॉर्मूला। ईपीएस इक्वल्स टू क्यू इंटू पी माइनस बी माइनस एफ माइनस आई into 1 minus t minus dp all divided by n। चलेगा? मैंने कुछ नहीं किया, बस EBIT को फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। Q इंटू पी माइनस बी माइनस एफ इक्वल्स टू EBIT माइनस आई फॉर इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी माइनस डी पी। जो था वही है, बस EBIT का जो मतलब कॉन्सेप्ट था, जैसे Q फॉर सेल्स, सेल्स इंटू पी माइनस बी, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। स्टार्टिंग से देखो यहाँ वाला, यहाँ पर हम लोगों ने दिया था ना, कहाँ चला गया ये EBIT? Q इंटू पी माइनस बी माइनस एफ, दिख रहा है ना साहब कहाँ से लिया मैंने? तो ये Q इंटू पी माइनस बी माइनस एफ, वहाँ से हम लोग यहाँ ये वाला चीज़ को उठा लिया, ठीक है। तो जस्ट मैंने पुट कर दिया। बहुत बार केस क्या होता है, आपको डायरेक्ट EBIT नहीं दिया रहता, तो आपको तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट,
you have to use these things. So when you need to use these things, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या नाम से आप इसको डिनोट करोगे, ठीक है। तो फाइनेंस ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में भी आपको बता देता है। Thus, if DTL equals to 6, it means that, इसका मतलब ये होता है if quantity, that means sales, change by 1%, EPS will change by 6%. If sales change by 1%, EPS will change by 6% in the same direction. Normally. देख लो अगेन, तो कोई भी कंपनी उठा लो, फाइनेंशियल्स पे चले जाओ, देखो जैसे जैसे इसका सेल्स में चेंजेस वैसे वैसे इसका ईपीएस में चेंजेस। 15,000 करोड़ 24.58, 13,000 करोड़ 18.34, 12,000 करोड़ 19.27, 17.74। बनेगा सर, बनेगा, एकदम श्योरली बनेगा, नॉर्मली बन जाएगा। अगर कुछ इधर उधर कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ नहीं है तो बन जाता है, या फिर कहीं पर कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट का इश्यूज है, वो सब आपको मैं बाद में बताऊंगा अगर कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज होता है, अदरवाइज नॉर्मल केस में ही है। ओके सर, ये है सर बेसिक बातें ऑफ लेवरेज। नेक्स्ट क्लास से हम लोग लेवरेज के ऊपर नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, लिख लिया ना आप लोगों ने, या फिर से दिखाऊं आपको? अरे लिख लिया क्या यहाँ तक? सबका हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग आज क्या क्या कर लिए सर? DOL का कॉन्सेप्ट, DTL का कॉन्सेप्ट, DFL का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स है, लाइक ब्रेक इवन पॉइंट्स वगैरह, ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह, बहुत कुछ है इसके अंदर, वो सब भी चर्चा होगा। फाइनेंस में ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे होते हैं, उसको कैसे तोड़ा जाता है, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास है, टुमारो होगा। और टुमारो सर लास्ट वीक का एक क्वेश्चन भी था आपका, फैक्टरिंग का जो क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल कैश मैनेजमेंट से, ठीक है, फाइनेंसिंग डेटर से, वो भी मैं आपसे डेटर्स मैनेजमेंट से वो भी बात करूँगा, ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज आज तो इतना ही है सर। सर हाँ बोलो सर। उस दिन का होमवर्क का एक क्वेश्चन ट्राई किया था, अच्छा, मैं श्योर नहीं है आंसर, तो चेक करने के लिए आंसर चाहिए था। कल चेक करेंगे ना ज्योति, ठीक है, कल चेक करेंगे। कल कितना होमवर्क था आप लोगों का? 2, ठीक है, कल चेक करेंगे। ओके सर, बाय ठीक है, सर। ओके, ठीक है, टाटा। बाय सर। अनुज थोड़ा सा वेट कर जाना बाबू। ठीक है, लागची दादा, ओके, टाटा। टाटा। ओके, बाय सर। ओके, बाय। विशाल किसी बोल भी ना कि हाँ मौसमी दानी जा। ए अनुज, मैं तेरे को एक मैसेज भेजा, तू देखा? हाँ सर, थोड़ा देर पहले देखा। अच्छा, कल तो समझ गया सुबह हो। करवा हाँ, देता हूँ। अच्छा हाँ ठीक, सर, कल सुबह ठीक है। बन जाएगा तेरे ना को सर? पहले भी भेजा था तो भूल गया हाँ होगा। सर, भूल गया था। हाँ, अच्छा भूल ठीक गया है, मैं। हाँ ठीक है, दुर्गा पूजा का टाइम है, समझ रहा है ना? हाँ सर, कोई इशू नहीं ठीक है। है, ठीक है, चलिए, ओके, कोई बाय। बात नहीं, ठीक है, ओके सर।